आज की क्लास के अंदर जो हम तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं ये थ्रू आउट आपके 9 मैट्रिक फर्स्ट से सेकेंड ईयर में बहुत काम में आएंगी। इन टर्म्स को बड़ी तवज्जो से समझिएगा, बहुत आसान टर्म है और आपको बहुत इजीली समझ भी आ जाएंगी। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो भी हमारा केमिकल फॉर्मूला है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पहली चीज है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब हम किसी भी केमिकल को बना लेते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर हम उसका एक्चुअल नंबर लिख के देते हैं, यानी कि कोई भी चीज बनी है उसके मॉलिक्यूल के अंदर उसके फॉर्मूले में मॉलिक्यूल की जो भी तादाद होगी वो एग्जैक्ट एक्चुअल रेशो दिया जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किस तरह डिफाइन किया जाता है? शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, जितने भी नंबर ऑफ एटम उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए दरकार हैं वो सब के सब एक्चुअल लिख दिए जाते हैं। ड्राइव फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला से ड्राइव किया जाता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला अब हम नेक्स्ट वाली डेफिनेशन में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसके ट्रू नंबर ऑफ एटम लिख दिए जाएंगे। कार्बन की तादाद 6 है तो 6 ही लिखी जाएगी। हाइड्रोजन की तादाद 12 है तो 12 ही लिखी जाएगी। ऑक्सीजन की तादाद 6 है तो वो 6 ही लिखी जाएगी। इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम लिखे जाते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, यानी उस एटम को रेशो की सूरत के अंदर करके जितनी मिनिमम एटम लिखे जा सकते हैं हम वो लिखते हैं। मिसाल के तौर पे क्या लिखा हुआ है? शो मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम। जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ एटम होते हैं वो सारे लिखते हैं। जितनी भी एटम होंगे उन सबको लिखेंगे, लेकिन उनकी तादाद को मिनिमम सिंपलेस्ट रेशो में लिखते हैं। इसकी क्या जरूरत पड़ी? हमारे पास कभी कभी बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज होते हैं, बड़ी बड़ी डेरिवेशंस होती है, उसके ऊपर नंबर ऑफ एटम की तादाद बहुत ज्यादा होती है। हम एम्पेरिकल फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं कि हम उन तादाद को उन इक्वेशंस में सॉल्व करते हुए बहुत रेशो की सूरत में लिख दें ताकि हमारे पास आखिर के अंदर कलेक्टिव आंसर सही आ जाए। इसमें क्या है? मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम लिखे जाते हैं। सिंपलेस्ट रेशो होता है। अब मैंने ग्लूकोज की आपसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बात की C6H12O6। अब इसमें क्या होगा कि हर एटम के नीचे उसका नंबर ऑफ तादाद लिख दी जाएगी। कार्बन कितने? 6, यहाँ पे भी कितने आ गए? 6। हाइड्रोजन की तादाद 12 है, इसके नीचे 12 आ गए। ऑक्सीजन की तादाद 6 है, 6 के नीचे 6 आ गए। अब ये 1 2 3 ये किस नंबर में आ रहे हैं? अगर हम 6 का रेशो लगाएं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो 6 के नीचे आ गया 1, 6 12 के नीचे आ गया 2 और 6 के नीचे आ गया 1। अब ये 1 2 और 1 जो है ये इसी कार्बन इसी एटम के नीचे आ जाएगा, यानी ये 1 इस कार्बन के नीचे आ गया तो C1 1 लिखते नहीं है तो इसलिए हमने C लिख दिया। ये 2 इस हाइड्रोजन के नीचे आ गया। ये 6 की जगह यहाँ पे 1 था तो ये 1 इस ऑक्सीजन के नीचे आ गया। तो बेसिकली हमने इसको इस बड़े से फॉर्मूले को C6H12O6 को CH2O के अंदर तोड़ लिया और उसके बाहर ये जो N है ये वो रेशो लगा दिया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले में हम सिंपलेस्ट रेशो लिखते हैं। इसके बाद एक टर्म आ जाती है फॉर्मूला मास। बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला मास हम कब यूज करते हैं? हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और क्रिस्टल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो एक बहुत प्रोलॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल प्रोलॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें से हम सिर्फ एटम ले लेते हैं जिन जिन एटम से मिलके वो बना है। अब सोडियम क्लोराइड का प्रोलॉन्ग क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें हम सोडियम ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं। और दूसरी चीज, इन आयोनिक कंपाउंड में इंप्योरिटीज नहीं होती, इसलिए हम उन 2 एटम को ले लेते हैं और उनका जो फॉर्मूला बनता है उसे हम फॉर्मूला मास कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स, ये आयोनिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो विच फॉर्म 3D सॉलिड स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो उसके अंदर क्या किया जाता है? हम उनके एटॉमिक मासेस को सम कर लेते हैं, उसमें से सेम एटम जो है वो ले लेते हैं।